हेलो एवरीवन। सो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड लास्ट पोर्शन कंप्लीट करेंगे विच इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल हो सकता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलाइसिस से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, जैसे गोल्ड प्लेटिंग, एल्यूमिनियम प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन जिसका हम कहते हैं। ये सारे ही एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलाइसिस के। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में एक एनिमेशन दिख रहा होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एक इम्प्योर कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं। प्यूरिफाई करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले जिस भी मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है, सॉल्यूशन उसी का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर होना चाहिए, क्योंकि मैं कॉपर को प्यूरिफाई कर रहा हूं। अगर मैं सिल्वर को प्यूरिफाई करता तो ये सॉल्यूशन सिल्वर का होता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर CuSO4 ले सकते हैं। अगर Ag होता तो हम AgSO4 लेते, अगर जिंक होता तो जिंक का सॉल्यूशन लेते, एंड सो ऑन। देन एक तरफ हम इम्प्योर कॉपर को रखते हैं और एक तरफ छोटे से पोर्शन, एक बहुत छोटे से पोर्शन में प्योर कॉपर को रखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो पहले क्या रहता है। इम्प्योर कॉपर जो है हमारा, ये बहुत हाई अमाउंट में रहता है, और प्योर कॉपर बहुत एकदम थिन सा एक लाइन होना चाहिए जो 100% और ऑलमोस्ट 100% प्योर कॉपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से हमारा क्या होगा देखो। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी के पॉजिटिव पोल से हम इम्प्योर कॉपर को कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव पोल से प्योर कॉपर को कनेक्ट। बैटरी के नेगेटिव साइड से जिस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं उसे हम कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव से जिसे कनेक्ट करते हैं उसे एनोड कहते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल। इसका अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे खुद से बनाने के लिए, तो इसको इस तरह से बनाते हैं। दो प्लेट रहता है, एक को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एक को नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो जिसे हम पॉजिटिव से ऐड करते हैं, दैट प्लेट इज कॉल्ड योर एनोड। द रीजन इज एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। एनोड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर एनायन मूव करेगा। एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। और नेगेटिव पोल जो है इसे कैथोड कहते हैं। द रीजन इज इसके पास कैटायन मूव करेगा। ओके, सो एनायन मूव करता है, यहाँ कैटायंस मूव करता है। सो एनायंस मूव्स टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, तो ये प्रोसेस से क्या होगा, जैसे ही हम लोग बैटरी के से कनेक्ट कर देंगे, देन एनोड में से जितना कॉपर है ये यहाँ से बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के इस इम्प्योर कॉपर पे डिपॉजिट होता चला जाए। और इसमें जितने सारे इम्प्योरिटी होते हैं वो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और इस सेटल डाउन मड को, इस इम्प्योरिटी को एनोड मड कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज एनोड मड। क्लियर? आई थिंक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है समझ में आया हो। इसी प्रोसेस को यूज करके गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग किया जाता है। सपोज करो अगर हमें किसी चीज पर गोल्ड की प्लेटिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे, इसी मेथड को यूज करके। लेट मी शो यू। नाउ सपोज हमें गोल्ड को प्लेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एनोड पे गोल्ड ले लेंगे, और कैथोड पे हम उस चीज को ले लेंगे जिसके ऊपर हमें कोटिंग करना है। तो कैथोड पे सपोज करो एक चेन है जो कि सिल्वर का है, और सिल्वर के ऊपर हम कोट करना चाहते हैं गोल्ड। तो सॉल्यूशन जो मुझे लेना होगा वो लेना होगा गोल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मस्ट बी गोल्ड सॉल्यूशन। द रीजन इज क्योंकि गोल्ड आयन को इसमें से मूव करना है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे, देन क्या होगा, यहां से गोल्ड आयंस मूव होता चला जाएगा और जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा सिल्वर के ऊपर। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तब इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस की जगह इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो द बिग क्वेश्चन इज
अब हमें कैसे पता चलेगा? मान लो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये गोल्ड जो है, ये एग्जैक्टली 10 ग्राम गोल्ड जो है वही इसके ऊपर डिपॉजिट हो। एग्जैक्टली आप चाहते हो एग्जैक्टली कितना वेट डिपॉजिट हो? 10 ग्राम डिपॉजिट। तो 10 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितना करंट मुझे इसमें से पास करना पड़ेगा और कितना टाइम मुझे देना पड़ेगा। सो करंट कितना मैं दूं और कितने टाइम के लिए सप्लाई करूं, ये सारी चीजें मुझे जाननी चाहिए, वरना मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा कैसे? सो ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी बाय मीन्स ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आई होप समझ में आया कि हम क्यों इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और करंट टाइम ये या वेट कितना डिपॉजिट होगा, ये हमें सब कुछ कहाँ से पता चलेगा। तो फैराडे ने 2 लॉ दिए थे इसको लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो आ जाएंगे, जिसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और बेटर टू से फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है हमें? ये कहता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड or liberated at the electrode is directly proportional to the amount of electricity. ठीक है, जितना वेट, अमाउंट मतलब क्या, वेट के फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, तो जो वेट है जो डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे या जिस इलेक्ट्रोड से लिबरेट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम को कहा जाता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज जेड एंड दिस जेड इज कॉल्ड ECE, is called ECE, electrochemical equivalent. ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नोट कर लेनी चाहिए इससे रिलेटेड। सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी अभी हमने देखा दैट I इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विद। सो 1 एम्पियर into 1 second is equal to 1 coulomb। ये आपको याद रखना। सो कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज होता है या यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द लार्ज सेकेंड चीज आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसे हम लोग कहते हैं 1 फैराडे, और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है 96500 कूलम। याद रखना। क्लियर? ये चीजें बिल्कुल 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 समझ में आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, if 1 मोल of electricity is supplied, then the amount of substance
deposited is equivalent to equivalent weight। ये क्या कहता है हमारा इक्विवेलेंट वेट, मतलब ये एक्सप्रेशन था ना W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो अगर मैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसका वैल्यू मैं दूंगा 1 फैराडे के बराबर, तो यहाँ जो वेट डिपॉजिट होगा वो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है ना, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी, है ना, याद आ रहा है। तो उस बेसिस पे हम इसे सिंपली बोल सकते हैं दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू जेड इंटू 1 फैराडे, मतलब कितना अभी अभी बताया मैंने 96500 कूलम। तो ये रिलेशन होता है, यहाँ से आप z का वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत बार आपको z निकालने बोलेगा तो आप z इज इक्वल टू सिंपली कर सकते हो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96500। सो फैराडे का पहला लॉ यही है, मैंने एकदम डिटेल में बताया है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो देखो। तो ये इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट लॉ से मिलता जुलता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि हम जितना वेट डिपॉजिट कर रहे हैं ना, अगर हम सेम करंट दे दोनों में, अगर सपोज करो हमारे पास दो प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, यहां भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है एंड यहां भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो, ठीक है। सो ये कहता है द अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिटेड इफ करंट इज कांस्टेंट, यहां भी मैं करंट आई इंटू टाइम टी दे रहा हूं और यहाँ पे भी मैं करंट आई दे रहा हूँ टाइम टी के लिए। सो दोनों में जो वेट डिपॉजिट होगा, इसमें W1 डिपॉजिट होगा, इसमें W2 डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करेगा उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। यही है सेकेंड लॉ। तो इसको स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन सेम quantity of electricity same quantity of electricity मतलब क्या, I into T pass through different electrolyte the amount of different substance deposited or liberated at electrode is directly proportional to their respective equivalent weight। क्लियर, जो चीज मैंने समझाई ऊपर वही यहाँ पे लिख दिया, कुछ स्पेशल नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं W1 बाई W2 तो ये क्या हो जाएगा E1 बाई E2। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो ये रहा फर्स्ट लॉ, ये रहा सेकेंड लॉ। इन दोनों को हम लोग कॉम्बाइन भी कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को कॉम्बाइन करेंगे तो ओवरऑल एक लॉ बन जाएगा, जिसको हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। सो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के कॉम्बिनेशन को कैसे देखेंगे, देखो हमें क्या आता है पता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमने क्या देखा, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी I into T, and from second law of electrolysis what we earn,
but we learn that W is proportional to equivalent weight E. E is the equivalent weight. Okay, so अगर हम लोग बाय लॉ ऑफ वेरिएशन कंबाइन करते हैं तो लेफ्ट हैंड में कॉमन है तो एक बार लिखते हैं और राइट हैंड साइड में जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट आएगा 1/f। ओके, दिस इज 1/f। f स्टैंड फॉर फैराडे 96500 कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉम्बाइंड लॉ। ठीक है, सो इससे अभी अभी हम लोगों ने कंपैरिजन किया था, z का वैल्यू भी हमने निकाल लिया था। z इज इक्वल टू क्या आया था? z इज इक्वल टू आया था इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। z e बाई एफ होता है और w इज इक्वल टू ई आई टी बाई एफ होता है। तो ये याद रखना है हमें। इसको याद रखोगे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल जो है टॉपिक का कवर हो जाए। ओके, था फैराडेज लॉ। आई थिंक बहुत इजी है, सबको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है जिसको हम लोग फिजिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जस्ट उसको बता दे रहा हूँ आपको, आप उसको कवर कर सकते हो। टॉपिक क्या था? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, मैं एक बार जस्ट क्विकली बता सकता हूँ दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू IR होता है, जिस R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ R क्या होता है? ओम होता है। और एक दूसरा यूनिट इसका होता है जिसे हम कहते हैं सीमेन, साइमन इनवर्स। ओके, साइमन, ये इसका यूनिट। फिर इसके साथ हमने क्या पढ़ा था वहां पे? एक बार क्विक रिकैप करते हैं, और कुछ नहीं। एक हमने क्विक रिकैप किया था, सेकेंड पॉइंट, कि रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड रो। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सो यूनिट ऑफ रो क्या होता है? फिजिक्स का लेक्चर के लिए मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। अगर नहीं समझ में आया, ओम्स लॉ हमने बहुत डिटेल में वहां पढ़ा है, यहाँ मैं नहीं डिटेल में जा रहा हूँ। सो इसका यूनिट हो जाएगा हमारा सिंपली ओहम इंटू सेंटीमीटर, है ना? सो दिस इज ओहम इंटू सेंटीमीटर। और हम लोग कह सकते हैं साइमन इनवर्स इंटू सेंटीमीटर और मीटर, वट एवर इट मे बी। ओके, समटाइम साइमन के साथ हम लोग मीटर लेते हैं, ये मीटर हो जाएगा। हम लोग एक्चुअली ओम्स लॉ क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें एक यहाँ पर अलग चीज पढ़ना था जो हम वहां नहीं पढ़े थे, विच इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बहुत सारे बुक में बहुत सारे तरीके से शो किया जाता है। कंडक्टेंस को बहुत सारे बुक में सी से डिनोट करते हैं, बहुत सारी बुक में दूसरा भी सिंबल है, हम लोग सी से डिनोट करेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता, हिंदी में कहें तो मतलब करंट को फ्लो करने में कितना ऑपोज कर रहा है, वो हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा मतलब जितना सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब सिंपली मैं अगर वर्ड में बोलूं, गुड कंडक्टर मीन्स हाई वैल्यू ऑफ सी। अच्छा कंडक्टर अगर है तो उसका कंडक्टेंस का वैल्यू हाई होना चाहिए, और अगर हम बोलेंगे बैड कंडक्टर है मीन्स हाई वैल्यू ऑफ आर। तो अगर कोई चीज बैड कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और कोई गुड कंडक्टर है तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है ना, या उल्टा हम लोग बोल सकते हैं, कम या ज्यादा। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो है वो सारी चीजें आर से मिल जाएंगी इसकी। तो अगर मैं आर का वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर रो एल बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/रो हो जाएगा, A/L हो जाएगा। सो 1/रो, रो इज रेजिस्टिविटी, 1/रो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को बहुत सारे बुक में कैपिटल लैम्डा से दिखाया जाता है, बहुत सारे बुक में के लेटर से दिखाया जाता है, स्मॉल के से।
तो आपके बुक को फॉलो करना, देखना क्या दिखाया है। यहाँ जो ये लैम्डा है, कैपिटल लैम्डा, ओके, दिस इज कॉल्ड, और बहुत सारे बुक में इसको के से दिखाया जाता है, प्लीज सी, इसको देख लेना, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का एक दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जस्ट लाइक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, सो जैसे हमने उसका यूनिट के बारे में बताया, आप इसका यूनिट बता सकते हो। सो सी का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ सी क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ओम होता था ना, तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को बोला जाता है मो, MHO। और साइमन इनवर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? साइमन हो जाएगा। तो एक्चुअली साइमन जो है वो कंडक्टेंस का यूनिट है। सिमिलरली अगर आप इसका यूनिट निकालोगे, कंडक्टिव कंडक्टिविटी का, सो कंडक्टिविटी के और लैम्डा इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट आपको पता है, इसका यूनिट यहाँ पुट कर दो। क्या था? ओम इंटू सेंटीमीटर था, तो हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन इंटू मीटर इनवर्स। ठीक, एनी वन। ठीक है, तो यहां से क्या हमें पढ़ना है? यहां से हमें पढ़ना है, आपके लिए मैं होमवर्क दे के रख रहा हूं, यहां से हमें पढ़ना है, इसको प्लीज कंप्लीट करना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? दूसरा हमें क्या पढ़ना है? मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? और तीसरा हमें देखना है न्यूमेरिकल। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लो, चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।